नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं। ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस इस्तीफे की कहानी बताते हैं। जी, और अक्सर ये माना जाता है कि इस्तीफा सिर्फ हिंदू कोड बिल को लेकर हुआ था। हाँ, लेकिन आज हम जरा और गहराई में जाएंगे। इन स्रोतों की मदद से देखेंगे कि इस बड़े फैसले के पीछे और क्या-क्या परतें थीं। बिल्कुल। चलिए समझते हैं कि असल वजह क्या रही। तो सबसे पहली और जैसे कहा सबसे चर्चित वजह तो वही थी हिंदू कोड बिल का अटक जाना। सोचिए, अंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ मतलब शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना और खासकर महिलाओं के संपत्ति अधिकार, हाँ, इन सब में सुधार के लिए इस बिल पर लगभग 5 साल मेहनत की थी। जी, 5 साल ये बहुत लंबा वक्त है। पर 1951 में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी इतना जोरदार विरोध हुआ कि नेहरू सरकार को इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। हाँ, पूरी तरह से पास नहीं हो पाया। कुछ ही धाराएं डिस्कस हो पाईं। अंबेडकर के अपने शब्दों में बिल को मार दिया गया और दफना दिया गया बिना किसी अफसोस के। उफ, उन्होंने साफ कहा कि ऐसी हार के बाद पद पर बने रहना उनके उसूलों के, उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। और ये बिल उनके लिए सिर्फ कानून का एक टुकड़ा नहीं था, है ना? ये उनके आधुनिक भारत, एक बराबरी वाले समाज के विजन का क्या कहते हैं केंद्र बिंदु था। बिल्कुल। इस सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा कदम था जिसके लिए वो पूरी तरह समर्पित थे। तो जाहिर है निराशा बहुत गहरी हुई होगी। सही बात है, लेकिन कहानी सिर्फ बिल पर खत्म नहीं होती। एक और वजह थी, एक गहरी चिंता जो अंबेडकर को लगातार सता रही थी। अच्छा, वो क्या थी? वो थी अनुसूचित जातियों की स्थिति, उनकी अनदेखी। वो बार बार कैबिनेट में, संसद में कह रहे थे कि आज़ादी तो मिल गई, पर दलितों के साथ वही पुराना अन्याय, शोषण और भेदभाव अब भी वैसा ही चल रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनके लिए शुरू से ही। जमीन सुधार, आरक्षण, सामाजिक कल्याण, इन सब पर सरकार की रफ्तार बहुत धीमी थी। तो उन्हें लगने लगा था कि शायद सरकार में रहकर वो उतना नहीं कर पा रहे जितना बाहर रहकर, विपक्ष में रहकर दलितों के लिए आवाज उठाकर कर सकते हैं। हाँ, और इसे उस दौर के लिहाज से भी देखना चाहिए। आज़ादी के फौरन बाद का समय था। सामाजिक बदलाव लाना, पुरानी जड़ें उखाड़ना, ये सब कितना मुश्किल काम रहा होगा। बिल्कुल। ये हमेशा का एक द्वंद्व है, सिस्टम में रहकर सुधार करें या बाहर से दबाव बनाएं। पर यह भी सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ सरकारी सुस्ती थी या उस वक्त के सामाजिक दबाव इतने ज्यादा थे कि सरकार भी मतलब एक हद तक बेबस थी। ये भी एक पहलू है। खैर, मामला सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही नहीं रुका। देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर भी गंभीर मतभेद थे। खासकर विदेश नीति और कश्मीर नीति पर नेहरू के साथ उनके गहरे मतभेद थे। अच्छा, विदेश नीति पर क्या मतभेद थे? अंबेडकर नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति, मतलब वो जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी खेमे से न जुड़ने की पॉलिसी थी, उसके आलोचक थे। और कश्मीर पर? दर्जा दिया गया था, उसके वो सख्त खिलाफ थे। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि इससे संप्रभु भारत के भीतर एक और संप्रभुता बन जाएगी, मतलब देश के अंदर एक और देश जैसी स्थिति। जी। और यहाँ कहानी में एक और पेच आता है। उन्हें यह भी लग रहा था कि कैबिनेट की जो जरूरी कमेटियां होती हैं, जैसे रक्षा मामलों की, विदेश मामलों की, हाँ। उनसे उन्हें जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है। ओहो। उन्होंने लिखा भी कि कैबिनेट बस एक रिकॉर्डिंग ऑफिस बन गई है, मतलब जहां बस पहले से लिए गए फैसलों पर ठक्का लगता है, असली राय मशवरे की कोई जगह ही नहीं। ये तो बहुत गंभीर बात है। और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो उन नीतियों की जिम्मेदारी लें जिनसे वो सहमत ही नहीं है या जिन्हें बनाने में उनका कोई हाथ ही नहीं। हाँ, ये बात तो बहुत अहम है। मतलब सिर्फ पॉलिसी पे असहमति नहीं थी, ये एहसास कि आपकी सुनी नहीं जा रही, आपको फैसले लेने की प्रक्रिया से ही बाहर रखा जा रहा है, ये भी इस्तीफे की एक बड़ी वजह बनी होगी। बिल्कुल, कैबिनेट के अंदर की डायनामिक्स, अपनी आवाज का वजन कम होना, ये सब। और एक चौथी वजह भी थी, सरकार के अंदर उनकी अपनी भूमिका जो घट रही थी, उससे निराशा। जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद अंबेडकर कानून मंत्रालय से हटकर कोई आर्थिक जिम्मेदारी चाहते थे, जैसे योजना आयोग में कोई बड़ा पद। अच्छा, वो इकोनॉमिक पॉलिसी में जाना चाहते थे। हाँ, ऐसा लगता है, पर ऐसा हुआ नहीं। और ना ही उन्हें उन छोटी लेकिन ताकतवर समितियों में जगह मिली जहां असल फैसले लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे वाले भाषण में इसे एक असंभव स्थिति कहा, जहां उनसे उन नीतियों की सामूहिक जिम्मेदारी उठाने को कहा जा रहा है जिन्हें बनाने में वो शामिल ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये इस्तीफा किसी एक मुद्दे का नतीजा नहीं था। हिंदू कोड बिल वाली बात,
दलितों के हक की चिंता, कश्मीर और विदेश नीति पर मतभेद और फिर कैबिनेट में अपनी घटती भूमिका, ये सब मिलके वो स्थिति बनी। हाँ, जहाँ अम्बेडकर को लगा कि अब बाहर निकलना ही सही रास्ता है। बिल्कुल। ये सिद्धांतों, नीतियों और अंदरूनी राजनीति का एक बहुत ही जटिल जाल था। और इस्तीफे के फौरन बाद भी अम्बेडकर राज्यसभा सदस्य तो बने रहे और उन्हीं मुद्दों पर लड़ते रहे। जी। और दिलचस्प बात यह है कि पहले आम चुनाव यानी 1952 के बाद सरकार ने उसी हिंदू कोड बिल को तोड़ा। हाँ। उसे शादी, उत्तराधिकार, गोद लेने और संरक्षता पर 4 अलग-अलग कानूनों में बांट दिया और वो 1955-56 में पास भी हो गए। अच्छा, तो एक तरह से उनके संघर्ष को बाद में थोड़ी सफलता मिली, आंशिक ही सही। हाँ, कह सकते हैं आंशिक जीत। तो निचोड़ क्या निकलता है इस पूरी चर्चा का? यही कि हिंदू कोड बिल शायद वो तात्कालिक कारण था, वो आखिरी तिनका, लेकिन इस्तीफे की जड़ें तो सामाजिक न्याय से लेकर कश्मीर, विदेश नीति और कैबिनेट की कार्यप्रणाली तक फैली गहरी असहमतियों और निराशा में थीं। अंबेडकर के लिए ये, जैसा उन्होंने शायद महसूस किया होगा, खुद के प्रति सच्चा रहने का सवाल बन गया था। सही कहा। यह दिखाता है कि ऊंचे स्तर की राजनीति में सिद्धांत, नीतियां और व्यक्तिगत विश्वास कितने गहरे आपस में उलझे होते हैं। बिल्कुल। तो ये थी कहानी डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की, जो सिर्फ एक बिल से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अंबेडकर सामाजिक न्याय और राष्ट्र की एकता दोनों के लिए कितने प्रतिबद्ध थे, ये तो हम जानते हैं। तो आज के भारत में, जहां हम समावेशी विकास और असरदार नीतियों की इतनी बात करते हैं, सरकार की बनावट और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर उनकी उस वक्त की जो चिंताएं थीं, क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं? उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं?